नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि का अध्ययन करेंगे। एक अणु कितने प्रकार से गति कर सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। यानी स्पेस में अणु किस प्रकार से मूवमेंट करेगा, वह उसकी कितने प्रकार की गति करेगा, वह उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। हम जानते हैं कि स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी एक्स, वाई और जेड। कोई एक अणु ले, हम एक परमाणु ले हैं, वह तीनों अक्षों में गति कर सकता है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर। यानी एक्स अक्ष पर भी गति कर सकता है, वाई अक्ष पर भी गति कर सकता है, जेड अक्ष पर भी गति कर सकता है। तो इसकी जो स्थानांतरण गति होगी, ट्रांसलेशन मोशन होगा, वो 3 प्रकार का होगा। या अब क्योंकि एक परमाणु अणु जो है वो केवल ट्रांसलेशन मोशन ही कर सकता है, अतः उसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। अब अगर n परमाणु है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3n। तो एक परमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है और n परमाणु अणु के लिए कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n होती है। अब यदि अणु में एक से अधिक परमाणु हो, ठीक है, जैसे हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को लें जिसमें द्विपरमाणु अणु लें, तो द्विपरमाणु अणु जो है वो 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। किस तरह से? जैसे हम यहाँ देखें, ये एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, इसी तरह से वाई एक्सिस पर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और जेड एक्सिस पर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। तो जो ट्रांसलेशन मोशन होगा वो 3 तरह का होगा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन मोशन क्या होगी? 3। यानी हम इसको NTR इसके लिए क्या होगी? 3। अब जो द्विपरमाणु अणु है वो अगर रेखीय होता है, सभी जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं, तो लीनियर होने के कारण वो अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा। तो जो रोटेशनल मोशन है वो 2 तरह से रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। 2 एक्सिस पर, एक एक्सिस पर तो अवस्थित होता है, स्थित होगा। जैसे मान लो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पर स्थित है, तो एक्स एक्सिस के थ्रू अगर ये रोटेशन करता है तो इसका जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होने के कारण इसका जो रोटेशनल मोशन होगा वो यानी रोटेशनल एनर्जी जो होगी वो, यानी हम के रोटेशनल लें, के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो आई 0 होने के कारण के रोटेशनल 0 होगा। अतः हम इस एक्सिस पर जो रोटेशनल नंबर ऑफ रोटेशन है वो 0 मानेंगे। अब हम ये केवल इस एक्सिस को छोड़कर वाई एक्सिस पर रोटेशन कर सकता है और जेड एक्सिस पर रोटेशन करेगा। तो इसका जो एन रोटेशनल होगा वो एन रोटेशनल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये है, यहाँ देखिए हम वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है और यहाँ जेड एक्सिस पर भी ये रोटेशन कर सकता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल इस एक्सिस जेड एक्सिस के चारों ओर रोटेशन कर सकता है, इसी तरह से वाई एक्सिस के भी चारों रोटेशन कर सकता है। तो रोटेशनल एन रोटेशन या डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन कितनी होगी? वो होगी आपकी 2। ठीक है, तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए
एन ट्रांसलेशनल कितना होगा 3 और एन रोटेशनल कितना होगा 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है। तो हम रेखीय अणु के लिए अगर हम बात करें तो रेखीय अणु के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो गई। अब उसमें रोटेशनल, उसमें से हम क्या करेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है। ठीक है, अब हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो n वाइब्रेशनल क्या हो गई, n वाइब्रेशनल इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है। इसमें से हम ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल 2 यानी टोटल 5 हमारा हो गया। तो n वाइब्रेशनल इक्वल टू होगा 3n माइनस 5 रेखीय अणु के लिए, डाई एटॉमिक अणु के लिए, रेखीय अणु के लिए। यानी अगर हम रेखीय अणु पर वाइब्रेशनल मोशन देखें तो रेखीय अणु पर वाइब्रेशनल मोशन किस तरह से होगा, यानी ये एक डायटोमिक रेखीय अणु है। इसमें इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर है, तो ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर सकेगा, यानी एक स्प्रिंग की तरह एक ही एक्सिस पर वाइब्रेशन करता है। तो वाइब्रेशनल तो ये इसकी एन वाइब्रेशनल होगी, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है एक द्विपरमाणु अणु है, उसमें दो नाभिकों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो स्प्रिंग की भांति व्यवहार दर्शाता है और एक कंपन गति भी करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें टोटल कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 3 तो ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और एक अभी हमने देखी वाइब्रेशनल। ठीक है, तो इस प्रकार किसी n परमाणु वाले अणु के लिए कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n होगी। ठीक है, तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम n वाइब्रेशनल निकालें, n वाइब्रेशनल निकालें तो क्या होगी 3n माइनस 5। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने अभी देखा यहाँ n वाइब्रेशनल कितना है 1 है। अब हमारे द्विपरमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि रेखीय होता है और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन यानी NTR कितना होगा, NTR है 3। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल या हम ये कहें N रोटेशनल क्या है, N रोटेशनल आपका 2 है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n। तो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन कितनी होगी 3n माइनस 5। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि रेखीय होता है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। अब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लें। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेखीय और एक होता है अरेखीय, नॉन लीनियर और लीनियर। जो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हम CO2 की बात करें तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के समान ही इसके लिए n वाइब्रेशन होगा 3n माइनस 5, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल के समान ही ट्रांसलेशन एनर्जी इसकी 3 और रोटेशनल n रोटेशनल 2 होगी। तो n वाइब्रेशनल क्या होगा 3n माइनस 5, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन कितना होगा 3n माइनस 5। अब हम नॉन लीनियर के लिए लें, अरेखीय के लिए लें,
नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम एक एग्जांपल लें H2O। H2O हमारा क्या होता है, वी शेप होता है, ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस पर रोटेट ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, यानी एक्स एक्सिस पर भी इस तरह से मोशन कर सकता है, वाई एक्सिस पर भी मोशन कर सकता है, और जेड एक्सिस पर भी मूवमेंट कर सकता है। तो इस तरह से तीनों एक्सिस पर मूवमेंट कर सकता है। तो एन ट्रांसलेशनल यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन मोशन क्या होगी, 3। अब हम रोटेशन की बात करें तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है उसके लिए किसी भी एक्सिस पर आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा, यानी ये तीनों एक्सिस पर रोटेशन कर सकता है। जैसे हम H2O की बात करें तो H2O वाई एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेशन कर सकता है, यानी इस तरह से रोटेशन करेगा। इसी तरह से वाई एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एक्सिस पर है, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये इस वाई एक्सिस के चारों रोटेशन करेगा। इसी तरह से जेड एक्सिस के भी दोनों हाइड्रोजन परमाणु चारों रोटेशन करेंगे। तो इस तरह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन कितनी हो गई, 3। तो टोटल हम ये देखें ट्रांसलेशन और रोटेशन डिग्री कितनी हो गई, 3 + 3 = 6, ठीक है। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है 3n। तो हम यहाँ अरेखीय अणु के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए n वाइब्रेशनल देखें तो n वाइब्रेशनल क्या होगा, 3n - 6, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ अणुओं के लिए n tr, n रोटेशनल और n वाइब्रेशनल और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो क्या होगी। जैसे हम सबसे पहले लें हीलियम के लिए, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक परमाणु है, एक परमाणु अणु है। तो इसके लिए नंबर ऑफ n यानी परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1, n = 1। और हम जानते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3n, यानी n की जगह हम 1 रखें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। अब इसके लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन 3 होगी, n रोटेशनल 0 होगी, क्योंकि हमने अभी देखा है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन 0 होता है, वाइब्रेशन 0 होता है। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो ट्रांसलेशन मोशन के कारण होगी। अब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लें, डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे H2, HCl, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा रेखीय होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो 3n, n की जगह हम 2 रखें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए 6 हो जाएगा। अब हम इनके लिए रेखीय अणु के लिए अगर हम n ट्रांसलेशन देखें तो रेखीय अणु के लिए n ट्रांसलेशन 3 और इसके लिए भी 3 होगा, और n रोटेशनल इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2, और वाइब्रेशनल हम निकालते हैं। n वाइब्रेशन क्या होगा रेखीय अणु के लिए, 3n - 5, तो 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। तो वाइब्रेशनल 1 हो गया दोनों के लिए, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। अब हम अरेखीय अणु के लिए लें H2O, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो कि नॉन लीनियर है। अभी हमने देखा कि इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगा। 3n का मतलब यहाँ n की जगह हम 3 रखें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया। इसमें 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशनल, और हम अरेखीय के लिए निकालते हैं 3n - 6, तो n की जगह हम 3 रखें तो 9 - 6 = 3, तो वाइब्रेशनल 3 हो गया। इसी तरह से CO2 के लिए लें तो CO2 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लेकिन रेखीय है, तो यहाँ परमाणु की संख्या 3 हो गई, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। अब रेखीय अणु के लिए ट्रांसलेशन 3, रोटेशनल 2, और रेखीय के लिए हम ले 3n - 5 होता है, तो 9 - 5 = 4, तो वाइब्रेशनल कितना हो गया, 4। इसी तरह से हम एथाइन के लिए लें, एथाइन भी रेखीय है, टोटल इसमें परमाणु की संख्या 4 है, तो हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n का मतलब n की जगह हम 4 रखें तो 3 × 4 = 12, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 हो गई। अब इसके लिए ट्रांसलेशन 3 होगा, रोटेशनल क्योंकि रेखीय है इसलिए रोटेशनल 2 होगा,
अब हम तो वाइब्रेशनल निकालें तो वाइब्रेशनल क्या होगा 3n-5, तो 3n हमारा 12 है, उसमें से 5 घटाएंगे तो 7, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 7। इसी तरह से हम C6H6 के लिए लें तो ये अरेखीय है, तो यहाँ परमाणु की संख्या 12, ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 इंटू 3 36, तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 36। अब हम इसके लिए ट्रांसलेशन देखें, 3 रोटेशनल भी 3 होगा क्योंकि ये आरेखीय है, और आरेखीय के लिए हम देखते हैं 3n-6, तो 36 में से हम 6 घटाएंगे तो टोटल वाइब्रेशनल कितना हो गया 30। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। थैंक यू।